Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about passive euthanasia. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view, also useful for GS paper 4 ethics and integrity. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है यूथनेसिया एंड देन वी विल सी कि व्हाट इज पैसिव एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ यूथनेसिया. यूथनेसिया सिंपली मींस असिस्टेड डाइंग. अगर इसका एटिमोलॉजिकली देखें या लिटरल मीनिंग देखें इस वर्ड का, तो यू मतलब होता है गुड and Thanasia comes from word thanata means death. So it simply means good death. Good death कब होगा या death को good कब कहा जाएगा? जब एक इंसान काफ़ी सफ़र कर रहा है या किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिससे अब क्योर हो पाना संभव नहीं है. तो ऐसे स्थिति में जो डेथ होगी उसको कहा जाएगा कि इट इज़ गुड, उसको रिलीफ मिली है फ्रॉम पेन या सफरिंग. तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यूथनेसिया, असिस्टेड डाइंग, वेयर द पर्सन इज अलाउड टू डाई, स्पेशली व्हेन द पर्सन इज इन वेजिटेटिव स्टेट. वेजिटेटिव स्टेट मतलब अब वो एक किसी फल के समान हो गया है, किसी सॉर्ट ऑफ वो डेड है, बट बस जस्ट फॉर द मेडिकल पर्पसेस ही इज कंसिडर्ड टू बी अलाइव, बट प्रैक्टिकली वो कोई भी एक्टिव काम कर नहीं सकता, तो इस तरीके से वो डेड है. अब ऐसी स्थिति में यूथनेसिया इज परमिटेड. यूथनेसिया को लेकर के क्या नियम है हमारे देश में उसको देखते हैं एक एक करके कैसे नियम डेवलप हुए हैं. साल 2011 में अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउड पैसिव यूथनेसिया. अरुणा शानबाग वाज अ नर्स एंड शी वाज सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल वायलेंस, जिसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी. काफ़ी लंबे समय तक वेजिटेटिव स्टेट में रहने के बाद फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि आखिर क्या फ़ायदा है कि इंसान को इस तरीके से जिंदा रख करके और सफरिंग करवाने से. इससे अच्छा है उस इंसान को जाने दिया जाए. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में अरुणा शानबाग केस में अलाउ किया पैसिव यूथनेसिया. देखिए, अब यूथनेसिया भी दो तरीके का हो सकता है, पैसिव एंड एक्टिव. पैसिव यूथनेसिया मतलब जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे ऑक्सीजन मास्क वो विड्रॉ कर लिया जाए और उसके बाद अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो इसको माना जाएगा पैसिव यूथनेसिया. एक्टिव यूथनेसिया मतलब इंसान को कोई लीथल इंजेक्शन दिया जाए, लीथल ड्रग्स दिया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए टॉक्सिसिटी के कारण. तो भारत में एक्टिव यूथनेसिया अलाउड नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में पैसिव यूथनेसिया परमिट किया इन अरुणा शानबाग केस. बाद में साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे जजमेंट में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए कहा कि सिंस आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, तो डिग्निटी का मतलब होता है इंसान को ऐसे जीने की आज़ादी होना जिससे उसके जीवन का कुछ मकसद हो. और अगर इंसान वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है, इनटॉलरेबल सफरिंग फेस कर रहा है, तो उस केस में उसकी डिग्निटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है. एंड दैट मीन्स जब डिग्निटी गारंटेड नहीं हो रही है तो राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 इज बीइंग वॉलेटेड. और उस केस में द पर्सन शुड बी अलाउड टू डाई इन डिग्निफाइड मैनर. जब आप डिग्निफाइड जीवन नहीं दे सकते तो कम से कम इंसान को डिग्निफाइड डेथ चूज करने का मौका दिया जाए. तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, और जब लाइफ नहीं हो सकती डिग्निटी के साथ तो कम से कम डेथ डिग्निटी के साथ चुनने का मौका दिया जाए. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉमन कॉज केस में 2018 के. और फिर उन्होंने आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए कहा कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो विथ डिग्निटी. और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव देते हुए कहा कि इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट देयर लिविंग विल्स
या एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव, जिसके अंतर्गत इंसान पहले ही अपनी विल बना सकता है, या अगर किसी ट्रीटमेंट में वो जा रहा है, मान लीजिए कुछ ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं आप, सर्जरी करवाने जा रहे हैं, तो उसमें आप पहले ही रिटन डायरेक्टिव दे सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में चला गया तो उस केस में मुझे पैसिव यूथनेसिया दिया जाए, रादर देन लेटिंग मी सफर इन वेजिटेटिव स्टेट या अलाउिंग मी टू रिमेन टर्मिनली इल, यानी कि लंबे समय तक इल रहने से अच्छा है कि आप मुझे पैसिव यूथनेसिया दे दे। तो ऐसी परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में अंडर कॉमन कॉज केस में, कि आप लिविंग विल बना सकते हैं, एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव्स दे सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर एनी मेडिकल प्रोसीजर। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। पहले 2018 में उन्होंने कहा कि आप लिविंग विल बना सकते हैं, बट प्रोसेस काफी कठिन था, हाई कोर्ट से परमिशन लेना होता था। बाद में उस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया, मजिस्ट्रेट से भी, लोकल मजिस्ट्रेट से भी परमिशन लेकर के उनके सुपरविजन में भी आप विल अपना इस तरीके का बना सकते हैं। तो व्हाट इज द नाउ प्रोसीजर इन्वॉल्व इन पैसिव यूथनेसिया इन इंडिया? एक्टिव यूथनेसिया तो अलाउड है नहीं। पैसिव यूथनेसिया के लिए कैसा है कि अगर आपने अपनी लिविंग विल बना दी है, उसके बाद अगर एक इंसान वेजिटेटिव स्टेट में जाता है, उस केस में जो हॉस्पिटल है वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा। मेडिकल बोर्ड स्टडी करने के बाद कि क्या ये इंसान रिकवर कर सकता है या नहीं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर वो इंसान रिकवर नहीं कर सकता, फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है, तो उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करेगा कि ठीक है, इस इंसान को पैसिव यूथनेसिया दिया जाए, और फिर ट्रीटमेंट विल बी विड्रॉन। तो अगर लिविंग विल है तो फिर ये प्रोसीजर है, उसमें और किसी इंसान की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर लिविंग विल आपने नहीं बनाया है, उस केस में फैमिली विल हैव टू अप्रोच द कोर्ट। तो फैमिली पहले लोकल कोर्ट में जाएगी, लोकल कोर्ट से फिर परमिशन लेकर के आएगी, फिर हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और फिर मेडिकल बोर्ड के जो रिपोर्ट हैं वो रखे जाएंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अल्टीमेट फैसला जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का होगा। हाई कोर्ट में होता है ज़्यादातर मैटर्स, या सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। तो मुद्दा यह है कि अभी भी पैसिव यूथनेसिया परफॉर्म करना इतना आसान है नहीं। केस बाय केस आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना होता है। वो बात अलग है कि साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े से प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। 2011 में अर्ना सानबाग केस में पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया गया। 2018 में कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डेथ विद डिग्निटी ऑल्सो, और इस कारण से वन पर्सन कैन गिव एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल बिफोर गोइंग इन एनी ऑपरेशनल या प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर। 2023 में ये लिविंग विल बनाने की प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को रिमूव किए गए, जिसमें कहा गया कि एक लोकल मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में आप लिविंग विल अपना बना सकते हैं। लेकिन लिविंग विल बना दिया आपने, उसके बाद अगर पैसिव यूथनेसिया परफॉर्म करना है तो भी स्टेप्स क्या हैं? एक मेडिकल बोर्ड बनाई जाएगी, फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, एंड दैट रिपोर्ट के बेसिस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट करेगा केस बाय केस। तो देयर इज नो जनरल लॉ जिसके अंतर्गत इंसान बिना जुडिशियरी के इंटरवेंशन के यूथनेसिया कर ले। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अभी भी यूथनेसिया इज वेरी वेरी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड जुडिशियल ओवरसाइट। ये दोनों चाहिए, मेडिकल सुपरविजन भी चाहिए, जुडिशियल ओवरसाइट भी चाहिए। कई सारे यूरोपियन देश हैं जहां पे यूथनेसिया इज परमिटेड अंडर जनरल लॉ, यानी कि उनको केस बाय केस बेसिस पे अब जा करके कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बैठाना, या फिर जनरल कोर्ट की सुपरविजन भी नहीं चाहिए। ना बोर्ड का परमिशन चाहिए, ना कोर्ट का सुपरविजन चाहिए। तो यूरोपियन देशों में ऐसा है, और इसके पीछे कारण सरल है। यूरोपियन देशों के अंदर लोगों का लाइफस्टाइल जनरली थोड़ा बेहतर है भारत की तुलना में। भारत में अगर एक जनरल लॉ बना दिया गया और फिर यूथनेसिया के लिए तमाम प्रोसीजर क्रिएट कर दिए गए कि इस जगह पे जाएं, जैसे यूरोप में है कई सारे देशों में कि आप जाएं वहां पे आराम से एक चेंबर में बैठ जाएं, आपको डेथ दे दी जाएगी। अगर भारत में ऐसा दे दिया गया तो सिंस लाइफस्टाइल इज पुअर इन जनरल,
एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड मेनी पीपल आर सफरिंग। हमारे देश में ऐसे ही सुसाइड के केसेस ज़्यादा हैं। और अगर यूथेनेसिया इस तरीके से अलाउ कर दिया गया जनरल लॉ के अंतर्गत तो सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ जाएंगे, कंसीडरिंग द पुअर लाइफस्टाइल एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोप के अंदर यूथेनेसिया के लिए जनरल लॉज हैं, कई सारे देशों में इजीली अवेलेबल है। भारत में एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, लिविंग विल हो या ना हो, आपको मेडिकल बोर्ड का परमिशन प्लस जुडिशियल ओवरसाइट केस बाय केस चाहिए फॉर यूथेनेसिया। यूथेनेसिया को लेकर के खूब एनालिसिस भी है, कई सारे इसके फेवर में लोग बात करते हैं, कई सारे अगेंस्ट में बात करते हैं। तो एक बार जरा क्विक एनालिसिस देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये मामला डिग्निटी का है। जो लोग इसके फेवर में बात करते हैं कि एक इंसान को वेजिटेटिव स्टेट में जिंदा रखना उसके डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज है, ऐसा ही कहा सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के अपने कॉमन कॉज केस में कि अलाउिंग अ पर्सन टू सफर in intolerable manner for a longer period of time is compromise with his dignity or her dignity. Freedom of choice का मामला है, my life, so there should be my choice whether I want to continue it or not. Humane भी है, इंसानियत के नाते भी one person should not be allowed to have intractable suffering. So इसी कारण से कभी कभार कहा जाता है यूथेनेसिया के केस में कि sometimes death is better than life, death is sometimes kindness. इट लिमिट्स द ग्रीफ ऑफ द लव्ड वंस। जो परिवार के लोग हैं वो कभी कभार बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं, वो अपने इंसान को, अपने करीबी लोगों को सफ़र करते हुए देखते हैं ऑन डेली बेसिस। पैसे खर्च होते हैं अलग, इमोशनल पेन होता है अलग। अगर यूथेनेसिया अलाउ कर दिया गया तो एक बार के लिए बड़ा दुख होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सबकी तकलीफें कम हो सकती हैं। तो ये सब फायदे हैं अलाउिंग यूथेनेसिया। लेकिन कई सारे क्रिटिक्स भी हैं यूथेनेसिया के, वो कहते हैं कि देखिए यूथेनेसिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक बात मान ली जाती है कि इंसान रिकवर नहीं कर सकता, द पर्सन इज इन वेजिटेटिव स्टेट एंड ही कैन नॉट रिकवर। बट ऐसा कहना असंभव है कि कोई इंसान कभी रिकवर कर ही नहीं सकता। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म है, वैसे तो फिल्म है, बट उसमें यही आइडिया दिखाया गया है कि मुन्ना भाई कहते हैं कि तुमको कैसे पता कि ये रिकवर नहीं कर सकते। इसका नाम ही रख दिया था सब्जेक्ट, बोले सब्जेक्ट महसूस नहीं कर सकता, मतलब ही इज इन वेजिटेटिव स्टेट, ही इज डेड इनसाइड। बस मेडिकल पर्पसेस के लिए जिंदा है। तो फिर मुन्ना भाई कहते हैं कि इनका नाम है, इनको सब्जेक्ट मत बुलाओ और ये रिकवर हो सकते हैं, और फिल्म में दिखाया है कि ही रिकवर्ड। तो ऐसे ही आर्गुमेंट्स कुछ लोग रखते हैं कि कोई भी साइंस ये नहीं कह सकती किसी भी इंसान को कि वो रिकवर कर ही नहीं सकता, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, अगर यूथेनेसिया को एकदम जनरल अलाउ कर दिया गया, ओपन लॉ के अंतर्गत अलाउ कर दिया गया, इजीली अवेलेबल हो गया, तो कई सारे लोग अपने परिवारजनों का या दूसरों का यूथेनेसिया करवा देंगे कॉन्स्पिरेसी करके। कई सारे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क हैं, जैसे ऑर्गन स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क, दे में ऑल्सो इंड्यूस पीपल टू गो फॉर यूथेनेसिया, पैसे दे करके। सुसाइड के केसेस बढ़ सकते हैं। मोरल एंड रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। कई सारे रिलीजन में माना गया है कि लाइफ इज गिफ्ट ऑफ गॉड एंड यू कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो रिलीजियस आर्गुमेंट से देखा जाए तो कहते हैं कि लाइफ भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, आप उसको मना नहीं कर सकते। रिलीजियस एस्पेक्ट से देखा जाए तो आप भगवान के दिए हुए गिफ्ट को मना कर रहे हैं व्हेन यू आर अडॉप्टिंग सुसाइड या यूथेनेसिया। पेशेंट का मोरल मेंटल कॉम्पिटेंस भी एक क्वेश्चन है। आप कह तो रहे हैं कि लिविंग विल बना सकता है इंसान, बट वो इंसान मेंटली कितना फिट है वो कौन देखेगा? कभी कभार अगर हम सबको अलाउ कर दिया जाए कि हम लिविंग विल बना सकते हैं या हम यूथेनेसिया हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है, तो हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड इफ यूथेनेसिया वाज इजीली अवेलेबल वी वुड हैव अडॉप्टेड इट। हमें ऊपर ऊपर से देख करके लगेगा कि वी आर मेंटली कॉम्पिटेंट, बट जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो मेंटल कॉम्पिटेंस कहाँ बचा उस केस में? तो मेंटल कॉम्पिटेंस है या नहीं है वो एक बड़ा सब्जेक्टिव आइडिया है, और बहुत बार इंसान लिविंग विल बना देता है जोश जोश में, फ्रस्ट्रेशन में। हो सकता है उस टाइम में वो परफेक्ट मेंटल स्टेट में ना हो। तो ये काफ़ी सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर्गुमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू यूथेनेसिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड प्रोसीजर ले डाउन किया है विद रिस्पेक्ट टू यूथेनेसिया इन आवर कंट्री। वो ये है कि पैसिव यूथेनेसिया अलाउड होगा, एक्टिव नहीं, और केस बाय केस यूथेनेसिया पे फैसला लिया जाएगा।
पैसिव यूथनेसिया के लिए भी उसमें 2 स्टेप्स होंगे, मेडिकल बोर्ड प्लस जुडिशियल ओवरसाइट, एंड जुडिशियल ओवरसाइट विल बी डन बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये है हमारे देश के अंदर प्रोसीजर। करंट न्यूज ये था कि एक 32 ईयर ओल्ड मैन हैज बीन सफरिंग विद 100% डिसेबिलिटी बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट 12 years ago he met, and since then he is in persistent vegetative state। उनके पिताजी ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि उनको पैसिव यूथनेसिया दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे फिर प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाया गया। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस न्यूज़ की मदद से हमने यूथनेसिया से संबंधित तमाम नियम भारत के अंदर समझ लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे एथिक्स जीएस पेपर 4 में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्टिव यूथनेसिया एंड व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स एसोसिएटेड विद दिस प्रैक्टिस। एक्टिव यूथनेसिया मतलब लीथल इंजेक्शन अलाउ करना एंड ऑल। तो रिलीजियस आर्गुमेंट भी आ जाएगा इसमें। स्लिपरी स्लोप है, मतलब केसेस ऑफ सुसाइड्स विल बी ऑन द राइज। एंड हिपोक्रेटिक ओथ, ये एक ओथ दिया जाता है इन जनरल मेडिकल प्रोफेशनल्स को। इट इज द बेसिस फॉर मेडिकल एथिक्स, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स को किसी भी हालत में हार्म नहीं करना अपने पेशेंट को। तो एक्टिव यूथनेसिया अगर कर रहे हैं तो यू आर वायलेटिंग हिपोक्रेटिक ओथ फ्रॉम मेडिकल professionals perspective. It can be considered as ethical dilemma. Next topic is about Higher Education Commission of India Bill 2025, important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to education sector। देखिए एकदम सीधा सा यह टॉपिक है। भारत सरकार एक बिल लेकर के आ रही है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025। इसके मदद से एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट विल बी ए रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में मैं बताता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास में। रेगुलेटरी बॉडीज आर सेट ऑफ प्रोफेशनल्स जिनको काम दिया जाता है टू फ्रेम पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे कि आरबीआई इज ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंकिंग सेक्टर, सेबी इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर स्टॉक मार्केट। सिमिलरली फॉर हायर एजुकेशन देयर विल बी ए सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी कैसा है कि हायर एजुकेशन के लिए 3 अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो उसके 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करते हैं। यूजीसी फॉर जनरल हायर एजुकेशन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है, बट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल जैसे इंस्टीट्यूट को, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को बेसिकली, मेडिकल के लिए तो अलग है, उनको इंजीनियरिंग एज वेल एज मैनेजमेंट यानी कि जहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई होती है उनको रेगुलेट करने के लिए अलग से बॉडी है, उसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके अलावा टीचर्स की क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करने के लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। इन तीनों को सब्ज्यूम करके इस कानून के अंतर्गत एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये जो मल्टीपल रेगुलेटर्स का प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जा सके। इन कारण से इनकंसिस्टेंसी आती है। कुछ हायर एजुकेशन में रूल्स अलग हैं, टेक्निकल एजुकेशन में रूल्स अलग हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की प्रोग्राम जो बनाने वाली एजेंसी अलग है, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता यूजीसी और एआईसीटीई के साथ। तो इन सब इनकंसिस्टेंसीज को रिमूव करने के लिए बिल लाया जा रहा है। दिस बिल या दिस आइडिया दैट देयर शुड बी अ सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन was proposed in National Education Policy of 2020. So what it will do, higher education institutions, engineering and management plus teacher education से related जो भी regulatory bodies है उनको एक साथ subsume करेगा। इसका काम होगा हेकी का, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को सेट करे कि किस जगह पे कैसी पढ़ाई होगी, ग्रांट्स भी किन किन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से ग्रांट मिलेगा उसके रूल्स भी ये तय करेगा। तब उसके हिसाब से फिर फंडिंग आएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल मिल्क डे एंड गोपाल रत्न अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए कल का दिन यानी कि 26 नवंबर भारत में मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे की तरह भी। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे तो है ही, साथ ही साथ नेशनल मिल्क डे भी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन हु इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ही इज ऑल्सो नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। वर्गीज कुरियन साहब का बर्थडे है, इस कारण से यहाँ पे हम लोग भारत में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन
के वो फादर कहे जाते हैं। और व्हाइट रिवॉल्यूशन का आउटकम ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दुनिया का 1/4 मिल्क हम अकेले अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं। 25% दूध भारत प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया का। दूसरे नंबर पे है यूएस और तीसरे नंबर पे है चाइना। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ के जब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हैं तो ओवरऑल तो हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन पर कैपिटा में, यानी कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, तो हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। लेकिन मिल्क के केस में ऐसा नहीं है। हम लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, एंड पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी एंड कंजम्पशन इज आल्सो मच हायर देन ग्लोबल एवरेज। तो पर कैपिटा में भी हम अच्छे खासे आगे हैं। अब वर्गीज कुरियन साहब के बारे में देखते हैं। देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब के बारे में समझने से पहले हमें अमूल की कहानी समझनी होगी कि हाउ दिस अमूल मिल्क कोऑपरेटिव केम इनटू बीइंग। तो आजादी से जस्ट पहले 1946 में गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में वहां के लोकल जो फार्मर्स थे, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स थे, दे मेट अ लीडर, लोकल लीडर त्रिभुवन दास पटेल जी। और उन्होंने, लोकल फार्मर्स ने त्रिभुवन दास पटेल जी को बोला कि सर, हम लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारा मिल्क लोकल एक डेयरी वाला है, पोल्सन डेयरी वाला, वो खरीद लेता है और वो उस मिल्क को जा करके अहमदाबाद या मुंबई के बाजारों में बेचता है और ज़्यादातर प्रॉफिट वो रख लेता है, हमारे पास बहुत कम पैसा आता है सर। तो बेसिकली दे रेज द प्रॉब्लम ऑफ मिडिल मैन इशू, और उस टाइम में एक मिडिल मैन था, पोल्सन डेयरी। तो पोल्सन डेयरी के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए फिर त्रिभुवन दास पटेल जी ने उनको सजेस्ट किया और फिर उनके साथ मिल करके एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत फार्मर्स ने फैसला किया कि फार्मर्स मिल करके ही मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। उनमें से कुछ फार्मर्स मिल्क की पैकेजिंग करेंगे, कुछ फार्मर जा करके उसको बाजारों में बेचेंगे और वहां से जो पैसा आएगा वो कलेक्टिव तरीके से बांटेंगे। तो इस तरीके से एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बना अमूल। इसका पहले नाम था कायरा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाद में उसका नाम पड़ गया अमूल। तो अमूल की शुरुआत का क्रेडिट दिया जाना चाहिए त्रिभुवन दास पटेल जी को। इन्होंने इसकी शुरुआत की आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात से, और पहले इसका नाम था कायरा, बाद में पड़ गया अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, शॉर्ट में अमूल। धीरे धीरे अमूल मॉडल बड़ा सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अब मिडिल मैन का प्रॉब्लम हट गया। ज्यादातर प्रॉफिट फार्मर्स के पास आता था, तो फार्मर्स उसकी मदद से अपने कैटल पे और इन्वेस्ट करते थे, बेहतर फीड खिलाते थे, तो कैटल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ी और इस तरीके से एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो गया एंड इनकम ऑफ द फार्मर्स गॉट ऑगमेंटेड। जब अमूल बहुत सक्सेसफुल हो गया आज ए कोऑपरेटिव यूनिट, तो फिर भारत सरकार ने अमूल मॉडल को पूरे भारत भर में रेप्लिकेट करने का फैसला किया, क्योंकि इसी तरीके की कोऑपरेटिव यूनिट फार्मर्स की हम भारत के अलग अलग हिस्सों में बनवाएं। और इसी आइडिया से गाइडेड होकर के फिर एक बोर्ड बनाया गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब। तो अमूल के मॉडल को पूरे भारत भर में रेप्लिकेट करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाई गई। 1970 में चेयरमैन थे वर्गीज कुरियन साहब, एंड दिस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के कोऑपरेटिव मिल्क यूनिट्स बनाए गए। जैसे असम के अंदर बात की जाए तो पूर्वी, बिहार में सुधा, वेस्ट बंगाल में बेन मिल्क। तो अलग अलग जगहों पे आप जाओगे तो आपको वहाँ के लोकल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पता चलेगा, जो वहाँ पे मिल्क सप्लाई करती है। अमूल तो चूंकि सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, तो पैन इंडिया उसका प्रेजेंस हो गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड, आउटसाइड कंट्री ऑल्सो काफी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन लोकली आप देखोगे तो हर जगह इस तरीके के कोई ना कोई मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, और वो सब लाया गया अंडर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विद द गोल ऑफ रेप्लिकेटिंग अमूल मॉडल अक्रॉस द कंट्री। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ। अमूल मॉडल पूरे भारत भर में इंप्लीमेंट हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना, और यही कारण है कि उसके जो पहले चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब, उनको नाम दे दिया गया मिल्क मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लेकर के आया ऑपरेशन व्हाइट फ्लड, एंड विच बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल, और फिर उसी को नाम दिया गया मिल्क रिवॉल्यूशन या व्हाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब का कंट्रीब्यूशन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग देश बनाया।
इनके देख रेख में ही भारत के अंदर आया है व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब क्या है कि साल 2021 से भारत सरकार ने फैसला किया कि नेशनल मिल्क डे के दिन 26 नवंबर के दिन भारत के अंदर जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग में लगी हुई है या उससे रिलेटेड जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो नेशनल मिल्क डे के अंतर के दिन अब भारत के अंदर दिया जाता है गोपाल रत्न अवार्ड। ये दिया जा रहा है साल 2021 से। गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है नेशनल मिल्क डे के दिन, बट इट इज गिवन अंडर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो गोपाल रत्न अवार्ड का लक्ष्य है टू इनकरेज दोज हु आर एंगेज्ड इन एक्सेलेंस इन डेयरी फार्मिंग। तो इसमें 3 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट डेयरी फार्मर हु आर रेयरिंग इंडिजीनस कैटल या बुफेलो, भारत के वो फार्मर्स जो इंडिजीनस ब्रीड के कैटल या बुफेलोस रेज कर रहे हैं और उससे मिल्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दूसरा कैटेगरी है। और तीसरा बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को रिकॉग्नाइज करके अवार्ड दिया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे को गोपाल रत्न अवार्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से देना शुरू किया गया, बट ये दिया जाता है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है जो 2014 में ही लाई गई थी, जिसका लक्ष्य है इंडिजीनस कैटल्स एंड बुफेलोस को प्रमोट करना। और फिर 2021 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को थोड़ा सा चेंज किया गया। इट हैज बीन ब्रॉट अंडर नेशनल पशुधन विकास योजना। एक ब्रॉडर स्कीम है लाइव स्टॉक को प्रमोट करने के लिए, नेशनल पशुधन विकास योजना, उसके अंतर्गत ला दिया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। साथ ही साथ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाना शुरू कर दिया गया गोपाल रत्न अवार्ड सिंस 2021। राष्ट्रीय गोकुल मिशन है तो पुराना स्कीम, 2014 का स्कीम, लेकिन इस बार यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछ लिया साल 2025 में। ये वाला प्रश्न था, आप देखें ध्यान से तो आप समझ जाएंगे कि जनरल प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कृष्णन क्रेटर, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए 3.5 बिलियन ईयर ओल्ड एक क्रेटर है मार्स के ऊपर। इस तरीके का क्रेटर मतलब एक सबडक्टेड रीजन ऑन मार्स, उसका नाम रखा गया है कृष्णन आफ्टर एन इंडियन जियोलॉजिस्ट MS कृष्णन। दिस नेम हैज बीन अप्रूव्ड ऑन मार्स बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। MS कृष्णन साहब की बात की जाए तो ही वॉज फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। देखिए दुनिया में या यूनिवर्स में कोई भी सेलेसियल बॉडी है, जैसे मून, मार्स, वहां पे अगर किसी प्लेस का नाम दिया जाना है कुछ, तो वो नाम अप्रूव करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसने इस केस में कृष्णन नाम अप्रूव किया है फॉर दिस क्रेटर ऑन मार्स। दिस यूनियन वाज क्रिएटेड इन 1919। इट डिटरमाइंस रूल्स फॉर स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सेलेसियल बॉडी। इसमें दुनिया के 92 मेंबर कंट्रीज हैं, भारत भी इसका हिस्सा है। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो प्रश्न था, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सिंस 1949 तो सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, 2015 से सेलिब्रेट हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। मैकमोहन लाइन से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया डज नॉट डिस्प्यूट लेजिटिमेसी ऑफ मैकमोहन लाइन, चाइना डज। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट नहीं चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए टी को। G20 समिट में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, उबुंटू, नॉट कैपिटलिज्म। यहाँ गलती से ऑप्शन सी टिक हो गया है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।